हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट विद गौतम सर पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे और पढ़ाई को आगे लगातार बढ़ा पा रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास जो है आप लोगों की चल रही थी, और अभी जो है थोड़ी सी तबीयत हमारी ठीक नहीं है, इसीलिए हम आप लोगों को 2 ही क्लास अभी दे पाएंगे, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ठीक हो जाएगी तो और ज़्यादा अच्छे से हम कर पाएंगे। एक्चुअली बात यह है कि हम लोग जो यूपी स्पेशल की क्लास कर रहे थे उसको थोड़ा सा हमने रोक रखा है, इसीलिए। और जैसे हमारी तबीयत कवर हो जाएगी हम आप लोगों को जो है प्रॉपर यूपी स्पेशल की भी क्लास, मतलब दिन में 3 क्लास आप लोगों को मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी दरअसल। तो तब तक के लिए हम लोग जो जियोग्राफी जो आपकी क्लास चल रही थी उसके बारे में हम लोग कहीं ना कहीं चर्चा करेंगे। बात करते हैं हम लोग कि जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें क्या पढ़ रहे थे, जीवन की उत्पत्ति से संबंधित हम कुछ विशेष टाइम पीरियड काल को, समय को मतलब पढ़ रहे थे। उस टाइम पीरियड की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, पृथ्वी पर जो उत्पत्ति हो रही है लाइफ की वो कैसे आगे बढ़ रही है, इस बारे में हम लोग जान रहे थे। तो पृथ्वी की उत्पत्ति में मैंने आपको बताया था सबसे पहले एक छोटा सा शैवाल का विकास होता है। उस विकास के चलते धीरे धीरे कहीं ना कहीं ऑक्सीजन बनती है। ऑक्सीजन के साथ साथ में धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो जली जो पेड़ होते हैं, वनस्पतियां होती हैं, उनमें वृद्धि होती है। तो जलीय वनस्पतियों में वृद्धि होने के बाद में क्या होता है, उनमें वृद्धि के साथ साथ में और ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। जैसे जैसे टाइम बीतता है, समय बीतता है, समय बीतने के साथ साथ में वनस्पतियों में और आपके जो अन्य जीव हैं उनमें वृद्धि होती चली जाती है। तो इन जीवों और वनस्पतियों में वृद्धि के साथ साथ में क्या होता है, वृद्धि के साथ साथ में उनके विकास और उनमें प्रजातियों में विस्तार और अन्य नवीन प्रजातियां, और उसी के साथ साथ में कहीं ना कहीं जीव की उत्पत्ति होती है। तो हम आज बात करने वाले हैं आपसे डिवोनियन काल के विषय में। तो डिवोनियन काल के विषय में हम लोग बात करेंगे आज यहाँ पर। उसके बाद में हम बात करेंगे कि डिवोनियन काल की विशेषताएं कौन कौन सी हैं यहाँ पर। तो हम बात करते हैं डिवोनियन काल। कल्प या काल, इसका नाम है डिवोनियन पीरियड। डिवोनियन पीरियड, तो इस पर हम लोग बात करेंगे कहीं ना कहीं। जब डिवोनियन काल की हम लोग बात करते हैं तो ये मैं आपसे पिछले वाले काल के बारे में बात कर रहा था पहले। तो वो जो है आपका वो जो पिछला काल हमारा हुआ करता था उस सिल्यूरियन काल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। उसमें उनकी विशेषताओं के बारे में बात करी थी। वो जो है कहीं ना कहीं 40.8 करोड़ वर्ष पूर्व जो है समाप्त होता है। तो ये जो इसकी जो शुरुआत होती है आपकी डिवोनियन काल की, जो स्टार्टिंग होती है या शुरुआत होती है, तो इसकी शुरुआत आपकी मानी जाती है, इसकी शुरुआत मानी जाएगी 40.8 करोड़ वर्ष पूर्व। 8 करोड़ वर्ष पूर्व, आज से कब, 40.8 करोड़ वर्ष पूर्व शुरुआत मानी जाती है। इसकी जो समाप्ति हुई, इसकी समाप्ति के विषय में हम लोग देखते हैं। तो इसकी जब समाप्ति की बात करते हैं तो 36 करोड़ वर्ष पूर्व जो है ये समाप्त हो गया, और 36 करोड़ वर्ष पूर्व समाप्त हो गया। इसका टाइम पीरियड जो है लगभग, अगर 40 और इसमें से देखते हैं तो 4.8 करोड़ वर्ष पूर्व, लगभग 4.8 करोड़ वर्ष लगभग होता है। इस टाइम पीरियड की कुछ विशेषताएं रही हैं, कुछ जीवों का विकास होता है, और इस टाइम पीरियड में विभिन्न प्रकार के जीव जो हैं बढ़ते हैं, और उन जीवों की कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ विभिन्न आकृतियां होती हैं, हलचलें होती हैं पृथ्वी पर कुछ विशेष मात्रा, विशेष प्रकार की, तो उनके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो धीरे धीरे कहीं न कहीं यहाँ पर जो स्थलीय भाग हो रहा था वो वृद्धि हो रही थी, और जैसे ही स्थलीय भाग की वृद्धि होगी तो आपको पता है कहीं न कहीं
स्थलीय भाग में वृद्धि होगी तो आपका जलीय भाग क्या होगा, कम होगा। स्थलीय भाग में क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी। तो आपका जो स्थलीय भाग में वृद्धि होगी तो आपका जलीय जो जल वाला पार्ट है, समुद्री भाग है, जो सागरीय भाग है, उसमें कहीं ना कहीं क्या होगी, इसमें कमी देखने को मिलेगी, तभी आपकी स्थलीय भाग में वृद्धि हो पाएगी। इसमें जो है आपकी कमी हो जाती है। ये कमी और वृद्धि के चलते जब इसमें वृद्धि होगी और इसमें कमी होगी तो कहीं ना कहीं जो बैलेंस होगा, तो बैलेंस तो बना करके रखना है, नेचर को, प्रकृति का बैलेंस जो बना करके रखना ही रखना है। तो इसकी जब वृद्धि हो रही तो इसकी कमी हो रही, अगर इसकी वृद्धि थी जब ये ज्यादा मात्रा में था तो ये कम मात्रा में था, तो कहीं ना कहीं जो है स्थल की वृद्धि हो रही है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। और जो है आपका जो सागरीय भाग था या जलीय भाग था, तो जलीय भाग में क्या हुआ, जलीय भाग में जो जलीय भाग हुआ करता था, अर्थात जो समुद्री भाग हुआ था, वहां पर रीढ़ वाले जो जीव जंतु थे उनकी मात्रा में मतलब वृद्धि होती है, तीव्र वृद्धि होती है। जलीय भाग में जीवों सॉरी रीढ़ वाले जो जीव जंतु थे, रीढ़, थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, रीढ़ युक्त जीवों का विकास हुआ तेजी से। इन जीवों का तीव्र विकास होता है और कहीं न कहीं ये जीव जो है आपको जैसे कि आपका मगरमच्छ हो गया और जो अन्य जलीय जीव हो गए, इनका जो है रीढ़ युक्त वाले जीव जो होते हैं, मछलियों, कई सारी मछलियां अलग अलग प्रकार की, उनका जो है यहाँ पर आप लोगों को विकास जो है देखने को मिलता है। इसके साथ में रीढ़ युक्त जीवों और आपके साथ में मछलियों का भी बहुत तीव्र विकास होता है यहाँ पर। तो इन दोनों का जो है विकास तीव्र गति से आप लोगों को देखने को मिलता है। इसी के साथ में होता क्या है, इस काल में जो मछलियां थी ना, इस काल में मछलियों की मात्रा इतनी ज्यादा, उनकी मात्रा में वृद्धि होती है। इस काल में जो है मछलियों में काफी वृद्धि होती है, देखने को मिलती है। मछलियों में क्या होती है, काफी वृद्धि देखने को मिलती है यहाँ पर। और इस मछलियों में वृद्धि होने के कारण इस जो काल हुआ करता था, इस काल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, मत्स्य युग के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, इसको किस नाम से जानेंगे, आपको हल्का कम दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे ये वृद्धि लिखा है। तो जो मैंने बात करी डिवोनियन कल्प की, तो 40.8 करोड़ वर्ष पूर्व ये शुरू हुआ और समाप्त हो जाता है आपका 36 करोड़ वर्ष, लगभग 4.5 या 4.8 करोड़ वर्ष का ये टाइम पीरियड था। इसमें जो है स्थलीय भाग में वृद्धि होती है, देखने को मिलती है, और जलीय भाग में कमी देखने को मिलेगी। और इस टाइम पीरियड में जो है आपकी जो मछलियां हुआ करती थी और जो जलीय जीव, ऐसे जलीय जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती थी, उनमें कहीं न कहीं वृद्धि देखने को आपको मिलेगी। और इसी के साथ साथ में ये जो काल हुआ करता था, ये मछलियों के लिए अनुकूल काल था। क्योंकि मछलियों के लिए अनुकूल काल इसलिए माना जाता है क्योंकि इस काल को मछलियों के अनुकूल होने के कारण इसको मत्स्य युग भी कहा जाता है। क्या होता है, मछलियों के अनुकूल, मछलियों के अनुकूल होने के कारण, मछलियों के अनुकूल होने के कारण क्या नाम देते हैं इसको, इसको हम देते हैं मत्स्य युग या मत्स्य काल भी इसको नाम देते हैं। इसका नाम है हमारा मत्स्य युग। ठीक है, तो हम मत्स्य युग किस काल को कहते हैं, डिवोनियन काल को कहते हैं, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, निम्नलिखित में से किस काल को या किस महाकल्प को, किस टाइम पीरियड को, किस युग को मत्स्य युग कहा जाता है, तो डिवोनियन युग को ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
जब मछलियों का विकास हो ही रहा तो और हम इसको मत्स्य युग कह ही रहे हैं, तो इसी टाइम पीरियड में जो है आपका उभयचर जीव समझते हैं आप लोग। उभयचर जीव, नभचर होते हैं, आपके जलचर होते हैं, स्थलचर होते हैं, इसी के साथ साथ में उभयचर जीव होते हैं। तो इस काल में जो है आपका, इस काल में उभयचर जीवों का विकास हो रहा है। उभयचर जीवों का विकास हुआ। अब उभयचर क्या होता है मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। उभयचर का मतलब होता है, उभयचर, उभयचर वे जीव थे जो स्थल पर भी गमन कर सकें तथा जल में भी तैर सकें। ऐसे जीव उभयचर वाले कहलाते थे। जैसे आपने कछुआ का नाम सुना होगा, तो कछुआ जो है आपका जमीन पर भी चल लेता है, उसके पैर होते हैं, आपका जमीन पर भी वो आपको चलते हुए दिखाई देगा। लेकिन वो जो है आपका कहाँ पर, पानी में भी वो आराम से तैर सकता है। तो इसलिए ऐसे जीव जो आपके स्थल और जल दोनों जगहों पर, स्थल में भी चल सके मतलब गमन कर सके, और जल में अपना मतलब तैर सके, तो ऐसे जीवों को क्या हमने नाम दिया, उभयचर वाले जीव। इसमें मतलब इसमें वृद्धि हुई। और जो आपके जमीन पर जंगलों की मात्रा हुआ करती थी, जो स्थल भाग हुआ करता था, स्थल पर क्या हुआ, स्थल भाग पर जंगल जो हुआ करता था, जंगल की मात्रा में वृद्धि होती है। जंगल की मात्रा में वृद्धि हुई। इसी टाइम पीरियड में एक और बात आपको नजर आती है कि जो आपके जलीय जीव हुआ करते थे, वो जलीय जीव स्थल पर जाने लगे। क्या हुआ, जलीय जीव जो हुआ करते थे स्थल पर गमन करने लगे, इसीलिए उभयचर वाले जीवों का विकास होगा। स्थल पर गमन करने लगे, छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में आप लोग लिख लेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा और ये याद भी रहेगा। इसी टाइम पीरियड में क्या हुआ, जो जलीय जीव हुआ करता था आपका, वो कहीं न कहीं आपका स्थल पर गमन करने लगा था। मतलब जो जल हुआ करता था, जल वाले भाग से आपके स्थल वाले भाग पर मतलब जाने लगे। जो भी मछलियां, जो भी जीव हुआ करते थे जो जाने लायक थे, वो जैसे कि मेढक हो गया, वो तो जा सकता है ना, जैसे कि कछुआ होगा, ये भी जा सकता है। कुछ जीव हुआ करते थे वो जा सकते थे। अब जो है आपका वनस्पतियों का धीरे धीरे विकास होगा। कहाँ पर, स्थल पर। अब हुआ क्या, जैसे कि फर्न आपने सुना होगा, एक पत्ती टाइप का होता है, सॉरी माफ कीजिए, जो मुलायम पत्ती होती है इसके, बहुत ही मुलायम, मतलब बहुत ही मुलायम पत्ती होती है। तो पत्ती वाला जो फर्न हुआ करता था, इन वनस्पतियों का विकास जो है का स्थल पर विकास हुआ। इनका विकास आपका स्थल पर होगा, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो आपके जलीय जीव हुआ करते थे तो स्थल पर गमन करने लगे, तो कहीं ना कहीं उनके अवशेष कुछ मात्रा में, कुछ चीजें इधर से उधर ट्रांसफर हुई, तो इसलिए कहीं न कहीं इन जीवों का जो पत्ती वाले फर्न जो पेड़ हो रहे हैं, उनका विकास भी आपका हो रहा है। मैंने आपको बताया मछलियों को अल्कुल होने के कारण इस युग को, डेवोनियन काल को क्या कहते हैं, मछली का युग कहते हैं। उभयचर जीवों का विकास होगा, यहीं से मछली उड़ना पसंद करेगी। और उसके बाद में उभयचर जीव क्या होते हैं, जो हवा, सॉरी माफ कीजिए, स्थल और जल दोनों में गमन कर सकते थे। स्थल भाग पर जब जंगल की मात्रा में भी यहाँ पर वृद्धि होने लगी थी, जलीय जीव स्थल पर गमन करने लगे, इसीलिए उभयचर जीवों का विकास होता है।
और आपका डिवोनियन काल यहीं पर समाप्त होता है। डिवोनियन काल को एक और अन्य नाम से हम लोग जानते हैं, जिसका नाम होता है मत्स्य काल या मत्स्य युग। अब हम बात करते हैं कार्बोनिफेरस युग की। नाम है इसका कार्बोनिफेरस युग, ठीक है। कार्बोनिफेरस एरा या पीरियड, माफ कीजिए, पीरियड, ठीक है। आप लोग हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिख लेंगे कार्बोनिफेरस युग या कार्बोनिफेरस काल। कार्बोनिफेरस काल में क्या होता है, कार्बोनिफेरस युग में क्या होता है। जब हम बात करते हैं कार्बोनिफेरस युग की, तो इसमें जो मैंने आपको बताया था, कहीं न कहीं इसकी जो शुरुआत होती है जब डिवोनियन काल समाप्त होगा 36 करोड़ वर्ष पूर्व, तब स्टार्ट होगा आपका ये कार्बोनिफेरस युग। तो इसकी स्टार्टिंग या इसकी शुरुआत होती है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसकी शुरुआती बिंदु हम लोग नोट कर लें। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमें किस युग से कब तक चला, ये जरूरी नहीं है। ये आपको समझने के लिए कि हाँ कहीं न कहीं मछली का विकास 36 से लेकर के 40 करोड़ वर्षों के बीच में हुआ था, मछली का विकास। और उस टाइम पीरियड में मछलियों का बहुत विकास हुआ था बेहतर मात्रा में। जैसे कि वर्तमान में जनसंख्या मनुष्य जो प्रजाति है उसकी बढ़ रही है, वैसे ही मछलियों की तत्कालीन टाइम में पीरियड में खूब ज्यादा वृद्धि हुई थी, इसीलिए इसको मत्स्य युग कहा दिया गया। तो इसका जो स्टार्टिंग हो रहा है आपका 36 करोड़ वर्ष पूर्व हो रहा है इसकी शुरुआत, ठीक है। तो इसकी शुरुआत जो है 36 करोड़ वर्ष पूर्व होती है। अब हम बात करते हैं इसकी समाप्ति की। ये जो है आपका जो आपका कार्बोनिफेरस युग है, इसकी समाप्ति आपकी हो जाती है, ये जो समाप्त हो जाता है 28.2 करोड़ वर्ष पूर्व। यहाँ पर इसकी जो है समाप्ति हो जाती है। और जब हम बात करते हैं, माफ कीजिए, यहाँ पर 28.2 है कि 28.6 है, 28.6 करोड़ वर्ष पूर्व, 28.6 करोड़ वर्ष पूर्व लगभग। ये जो आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर 36 और 7.6 करोड़ के आसपास, यह 4 करोड़ के आसपास कहीं न कहीं ये जो रहेगा टाइम पीरियड रहेगा। और इस टाइम पीरियड में जो विभिन्न जीवों का विकास होगा, तो 7.4 करोड़ वर्ष के आसपास ये जो है वर्ष तक ये रहेगा, जिसका नाम है आपका कार्बोनिफेरस पीरियड या कार्बोनिफेरस युग। तो कार्बोनिफेरस युग का नाम कार्बन के आधार पर पड़ा होगा, कहीं न कहीं कार्बन है ना। तो इसमें देखिए एक लिखा है कार्बन, ये वाला यहाँ तक पढ़िए वर्ड को, तो लिखा है ना कार्बन। कहीं न कहीं जो बेहतर मात्रा में, खूब ज्यादा मात्रा में जंगलों का विकास हुआ था, वो जंगल दब गए होंगे। दबने के बाद में कहीं न कहीं कोयले का विकास हुआ होगा, और जब कोयला बहुत ज्यादा मात्रा में, मतलब पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के द्वारा जब उसमें वनस्पतियां दब गई, तो बहुत ज्यादा कोयला बना होगा। तो कार्बोनिफेरस युग का जो टाइम पीरियड है वो 7.5 करोड़ के आसपास इसका टाइम पीरियड है, मतलब 7.4 करोड़ आसपास, ठीक है। और इस काल में कुछ पर्वतों का निर्माण होता है, अमेरिकी पर्वत जिनका निर्माण होता है, और कुछ हलचलें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जिनसे जो है आपका लगभग 100 फीट ऊंचे पेड़ों का भी विकास यहीं पर होता है। क्या बात कर रहे हैं हम लोग, देखिए लगभग 100 फीट ऊंचे, 100 फीट ऊंचे पेड़ों का विकास इसी काल में हो रहा है। जो 100 फीट ऊंचे पेड़ जो विकसित हो रहे हैं, पेड़ों का विकास हुआ, क्योंकि जंगल यहाँ पे पिछले ही काल में जब हम बात कर रहे थे डेवोनियन काल में ही, मतलब जंगलों में विस्तार हो रहा था, लेकिन कहीं न कहीं अब जो है 100 फीट ऊंचे जो है पेड़ आपको यहाँ पर इस काल में दिखाई देने लगे।
तो इस काल में पेड़ों का सबसे ज्यादा विकास हो रहा है और इसीलिए पेड़ मतलब कार्बन, पेड़ मतलब ही होता है जब ये दब जाएगा पृथ्वी के आंतरिक संरचनाओं में तो ये क्या बन जाएगा, कार्बन, और मतलब बनेगा क्या, कोयला। तो कार्बन मतलब कोयला ही बनेगा, इसीलिए इस युग को हम वृक्षों या पेड़ों का काल कहते हैं। क्या कहते हैं, इस युग को वृक्षों का काल नाम देते हैं, मतलब वृक्षों का काल या वृक्षों का युग नाम देते हैं। ठीक है, तो इसे नाम हम देते हैं वृक्षों का काल या वृक्षों का युग, इसे कहते हैं हम लोग। देखिए बात यह है, वनस्पतियों में कहीं न कहीं धीरे धीरे आंतरिक या हलचलें पृथ्वी पर दिखाई तो देती ही होंगी, क्योंकि तत्कालीन समय में पृथ्वी इतनी स्टेबल नहीं थी, इतनी मतलब ठोस नहीं थी, इसलिए पृथ्वी की आंतरिक गतियों के कारण, मतलब उसकी विभिन्न गतियों के कारण ही, पृथ्वी की विभिन्न गतियों के कारण ही जो है आपका कहीं न कहीं जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो है आपको पहली बार दिखाई देती हैं। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला ही आपको दिखाई देता है। आपको पता है जो हीरे होते हैं, हीरे की जो खानें होती हैं वो कौन से क्रम की चट्टानों में मिलते हैं, गोंडवाना क्रम के चट्टानों में। तो आपका ये तो पता ही होगा जो कोयले की खानें हैं, झारखंड में बहुत सारी बड़ी बड़ी कोयले की खानें हैं, झरिया कोयला की खान है, अरे विभिन्न प्रकार की हैं। तो उन खानों में जो कोयला आ रहा है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलता है। कारण उसका ये है कि यहाँ पर वृक्षों का विकास सबसे ज्यादा मात्रा में हो रहा है, इसीलिए जो है आपकी गोंडवाना क्रम की चट्टानें होती हैं उनमें जो है कोयला आपको देखने को मिलता है। अब क्या होता है, इस क्रम इस प्रकार जो मतलब ये जो 100 फीट ऊंचे वृक्षों का काल कहा जा रहा है, इन वृक्षों का वनस्पतियों के दबाव के कारण क्या होगा, वनस्पतियों के दबाव के कारण, इन वनस्पतियों के दबाव के कारण होता क्या है, यहाँ पर गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो होती हैं उनका विकास हो जाता है आपका। क्या, गोंडवाना चट्टानों का विकास होगा और गोंडवाना क्रम की चट्टानें यहाँ पर निर्मित होंगी। कब, पहली बार आपका कार्बोनिफेरस युग में। अब ये गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विकास होगा जब, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें विकसित होंगी। विकसित होने के बाद में धीरे धीरे इनमें और बदलाव आएगा, और बदलाव आएगा, परिवर्तन होते होते कोयले के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। जो वनस्पतियां दब गई हैं, जल गई हैं, देखिए जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है तो कहीं न कहीं जो कोयला होता है, जो वनस्पतियां होती है, वो हर चीज जल जाती है, पृथ्वी की हर चीज जल जाएगी। क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर अभी 40 डिग्री सेल्सियस ही आ जाता है तो आप लोगों को लगता है बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, दिखने लगती है 40 45 48 49 तक पहुँचता है कहीं कहीं, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। लेकिन जब 100 डिग्री सेल्सियस अगर पहुँच जाए ना टेम्परेचर, 100 डिग्री सेल्सियस, तो क्या 50 70 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाए तो बहुत सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाए तो पूरी दुनिया ही समझ लो समाप्त हो जाएगी। ऐसा तो मतलब वो कन्फर्म है, ये तो हो ही जाएगा, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस जो है हम लोग टेम्परेचर जो है अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी जो है टेम्परेचर माइनस में, कहीं कहीं रसिया जैसे मतलब देशों में कहीं कहीं जो टेम्परेचर है -75 के आसपास लोग रहते हैं, ऐसा मतलब पता चलता है, बताया जाता है, कहा जाता है। लेकिन वहाँ भी लोग अगर -75 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रहते हैं तो वहाँ भी उनकी वो विशेषताएं और उनका रहन सहन बहुत अलग होगा। अगर आप इन कपड़ों में जाकर के वहाँ पर रहने लगेंगे तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, आपको हर चीज़ वहाँ पर वहाँ के हिसाब से मैनेज करनी पड़ेगी, ना कि यहाँ के हिसाब से। तो -75 में रहने के लिए भी मतलब बहुत सारी विशेषताएं होनी चाहिए आपके अंदर। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो है आपकी विकसित हो रही हैं। इन गोंडवाना क्रम की चट्टानों में आगे चल करके हम कोयले की खुदाई जो है कर पाएंगे और कोयला यहाँ पर व्यापक रूप से विकसित होगा। तो हम बात कर रहे थे आपके कोयले का जो है आपका इसी क्रम की, इसी युग में कोयले कोयले का व्यापक विस्तार हुआ। मतलब विस्तार कैसे,
कोयले का व्यापार व्यापक विस्तार इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा वृक्षों का विकास हो रहा है। वृक्ष जब पृथ्वी मतलब पेड़ के नीचे मतलब इसमें दब जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो वहां पर कोयले का विकास होगा। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि कार्बोनिफेरस युग है ये। शुरुआत मैंने आपको बताई 36 करोड़ वर्ष पूर्व, लगभग 7.5 मतलब 7.4 करोड़ वर्ष का टाइम पीरियड है। इसकी समाप्ति हो रही है 28.6 करोड़ के आसपास। 100 फीट ऊंचे वृक्षों का विकास हो रहा है, इसीलिए हम इस काल को नाम दे रहे हैं वृक्षों का काल। जैसे कि पिछली जो आपका काल हुआ करता था उसमें मछलियों का विकास काफी बेहतर मात्रा में हुआ था। इसी टाइम पीरियड के अंतर्गत गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विकास हो रहा है। इसीलिए गोंडवाना क्रम की चट्टानें क्यों बन रही हैं, क्योंकि यहाँ पर वृक्ष जो है आगे चल करके कहीं न कहीं पृथ्वी की आंतरिक हलचलों या बाह्य हलचलों के द्वारा भूपटल की ऊपरगामी परिवर्तनों के द्वारा जो है आपका कहीं न कहीं बदलाव देखने को मिलेगा। उस बदलाव के अंतर्गत कहीं न कहीं जो आपका वनस्पतियां हैं, वनस्पतियां पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के भू-आव में, पृथ्वी के आंतरिक गतियों में जो है दब जाएंगे, दब करके कहीं न कहीं वो कोयले का रूप धारण करेंगे। तो इसलिए जो है आपको हम इसका नाम क्या दे रहे हैं, कार्बोनिफेरस युग या कार्बोनिफेरस काल कहते हैं। तो हम बात कर रहे थे इसी कार्बोनिफेरस युग में, तो कोयले की अधिक मात्रा आपको देखने को मिल रही है ना। कोयले के अत्यधिक विकास के कारण कोयले का बहुत ज्यादा मात्रा में विकास हो रहा है। अत्यधिक विकास के कारण, विकास के कारण हम इसको, माफ कीजिए, कोयले के अत्यधिक विकास के कारण हम लोग नाम दे रहे हैं इसको कार्बोनिफेरस एरा या कार्बोनिफेरस काल या कार्बोनिफेरस युग नाम देते हैं। समझ गए आप लोग? क्योंकि यहाँ पर कोयले का विकास बहुत मात्रा में हो रहा है। जो वृक्ष आगे चल करके जब दब जाएंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, तो इनको कोयले का विकास यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में होगा। और इसी काल में जो है आपके बड़े जो रेंगने वाले जीव हुआ करते थे, मतलब इन जीवों का विकास भी हुआ। रेंगने वाले जैसे कि मगरमच्छ, रेंगने वाले बड़े जीवों का विकास, जैसे कि आपके बड़े जीवों का विकास हो रहा है यहाँ पर। उनमें कहीं न कहीं जो आपकी रीढ़ की हड्डी है वो बड़ी पाई जाएगी, इनका विकास हो रहा है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इन जीवों को मतलब इन जीवों की जो मात्रा है यहाँ पर काफी बेहतर मात्रा में विकसित होती हुई आपको दिखाई देगी। टाइम की जो है हम लोग देख ले, टाइम अभी आपके पास टाइम है। तो हम बात कर रहे थे आपके कोयले का विकास अत्यधिक होने के कारण इस युग को हम क्या कहते हैं, कार्बोनिफेरस युग कहते हैं, कार्बोनिफेरस एरा कहते हैं। इसमें बड़े जीवों का विकास भी आपको कहीं न कहीं बेहतर मात्रा में देखने को मिलता है। और कार्बोनिफेरस की ये विशेषताएं आपको बता दी मैंने। कार्बोनिफेरस युग क्यों कहा जाता है, इसलिए इसको कार्बोनिफेरस युग नाम दिया जाता है। अगला है हमारा आपका परमियम काल। इसका नाम है आपका परमियम काल, जिसको हम परमियम कहते हैं, परमियम पीरियड। बात करते हैं परमियम काल की, तो परमियम काल को हम हिंदी में भी आपका परमियम काल ही कहते हैं। आपका जो परमियम काल होगा तो आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा, परमियम युग या परमियम काल या परमियम कल्प। माफ कीजिए, मुझे छींक आ जाती है तो आपको शायद डिस्टर्ब हो जाएगा, इसीलिए हम बंद कर देते थोड़ी सी क्लास को। अब हम बात करते हैं परमियम एरा के बारे में या परमियम काल के बारे में। तो परमियम काल क्या था? दरअसल में बात ये थी कि जो पेलियोजोइक काल हुआ करता था, इस पेलियोजोइक काल का जब हम बात कर रहे थे आपके परमियम काल पे, तो परमियम काल का जो टाइम पीरियड हुआ करता था, इस काल का ये जो अंतिम काल हुआ करता था, ये जो पेलियोजोइक काल मैंने आपको बताया था, उस महाकल्प का अंतिम ये कल्प हुआ करता था, अंतिम टाइम पीरियड हुआ करता था ये। इस टाइम पीरियड में, इस टाइम मतलब समय काल में होता क्या है, दरअसल में विभिन्न प्रकार की हलचलें होती हैं। पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण आपके भ्रंशोत पर्वतों का निर्माण होता है। वासजेस पर्वत आपने सुना होगा, और फॉरेस्ट मतलब ब्लॉक पर्वत, इनका नाम भी आपने सुना होगा। ऐसे जो फॉरेस्ट पर्वत भी आपने सुना होगा, ये जो पर्वत होते हैं इनका विकास भी यहाँ पर होता है।
कहीं ना कहीं परमियम काल का विकास उसी आपके पिछला जो कार्बोनिफेरस युग है उसी के बाद में हुआ होगा। इसमें टाइम पीरियड आपको नहीं दिया गया था, कोई दिक्कत नहीं, टाइम पीरियड में आपको जरूरी नहीं है। लेकिन जो परमियम काल है इसको क्या कहते हैं, पेलियोजोइक का अंतिम काल कहते हैं। पेलियोजोइक, पेलियोजोइक महाकल्प का अंतिम कल्प था। ठीक है, जो है अंतिम कल्प है ये। तो इस अंतिम कल्प में हम लोग क्या देखते हैं, इस अंतिम कल्प में अंतिम कल्प था। तो इस अंतिम कल्प में होता क्या है, दरअसल में बात ये होती है, भूगर्भिक हलचलें होती हैं। जैसे कि आपके ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी को धीरे धीरे जो पृथ्वी आपकी चक्कर लगा रही है सूर्य का, तो इसमें कभी कभी जो चंद्रमा की ओर हो जाती है पृथ्वी की, कभी कभी सूर्य की ओर खिंच जाती है। तो इसके आपस में जो डिस्टेंस होती है उसमें बदलाव देखने को मिलता है। पृथ्वी के ऊपर विभिन्न प्रकार के बल कार्य करते हैं, जिनके बारे में मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। उन बलों के द्वारा पृथ्वी इधर खिसकती है, इधर खिसकती, दोनों साइड में जाती है। जब इधर उधर हलचलें होती हैं तो पृथ्वी कहीं न कहीं हिलती है। तो जैसे कि अगर हम मार्कर को इधर से हिलाएं तो वो कहीं न कहीं हिलेगा। तो ऐसे ही पृथ्वी भी हिलती है, क्योंकि गति कर रही है। तो अगर कोई भी डिस्टरबेंस होगा तो पृथ्वी हिलेगी, वो तो आप जानते ही हैं। इस पृथ्वी के हिलने के कारण विभिन्न प्रकार के भ्रंश घाटियों का निर्माण हो जाता है। उन भ्रंश घाटियों के द्वारा ही कहीं न कहीं विभिन्न पर्वतों का निर्माण होता है। विभिन्न प्रकार के आपके जो सिद्धांत हैं वो हिमालय के बारे में जब होंगे आपको मैं बताऊंगा। विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों का निर्माण होता है, मतलब उन सिद्धांतों के द्वारा बताया गया कि कैसे हिमालय जैसे पर्वतों का निर्माण हुआ है। तो उन पर्वतों की जो चर्चा होगी वो हम आगे करेंगे, क्योंकि अभी तो हम लोग जीवन की उत्पत्ति के विषय में बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अन्य चीजों के बारे में बहुत ज्यादा बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो भूगर्भिक संचलन मतलब भूगर्भिक क्रियाएं जो हुआ करती थी, उन भूगर्भिक क्रियाओं के कारण क्या हुआ, इन्हीं भूगर्भिक क्रियाओं के कारण हुआ क्या हुआ, ये भूगर्भिक क्रियाओं के कारण क्या होता है आपका, इन क्रियाओं के कारण जो है आपका वासजेस पर्वत जो आपने सुना होगा, वासजेस एवं जो आपका फॉरेस्ट है ना, ब्लैक फॉरेस्ट या फॉरेस्ट पर्वत, पर्वतों का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर क्या है, पर्वतों का निर्माण हो रहा है, पर्वतों का नहीं, भ्रंशोत पर्वतों का निर्माण, क्योंकि भ्रंश से उत्पन्न हुए हैं ये पर्वत, इनका निर्माण भ्रंशोत पर्वत का निर्माण हो रहा है, पर्वत का निर्माण हुआ यहाँ पर। तो हम देख पा रहे हैं कि मतलब भ्रंशोत पर्वत जो भ्रंश घाटियां हुआ करती हैं, जैसे देखिए कि पर्वत हुआ करता है और ये हो गया आपका, मान लीजिए ये हुआ आपका पर्वत, ठीक है, और इधर भी ये हुआ आपका पर्वत। तो इन घाटी जो जो घाटियां निर्मित होती हैं, तो इन घाटियों को घाटियां हम कहते हैं, भ्रंश कहते हैं, भ्रंश घाटी। इन घाटियों को हम क्या कहते हैं, भ्रंश घाटी। ये भ्रंश घाटियों के द्वारा ही कहीं न कहीं पर्वतों का निर्माण होता है। वो कैसे होता है, इन भ्रंश घाटियों में विभिन्न प्रकार का जो मलबा होता है जमा होता है धीरे धीरे, और अचानक से इनमें क्या होता है, ऊपर की ओर विस्फोट होता है, और विस्फोट होकर के धीरे धीरे मलबा जमा होना स्टार्ट होता है और इन घाटियों का निर्माण हो जाता है। तो ऐसे ही आपको एक सिद्धांत मिलेगा, भ्रंश घाटी का सिद्धांत, उसमें आपको हिमालय के बारे में पता चलेगा, तो उसमें हम आपको बताएंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर भ्रंशोत पर्वतों का जो है निर्माण यहाँ पर होने आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। अर्थात मतलब जो ब्लॉक माउंटेन, जो ब्लॉक फॉरेस्ट हैं, इन ब्लॉक पर्वतों का निर्माण यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। अब जो है भ्रंशन की क्रिया तो आपकी हो ही रही थी। इस भ्रंशन की क्रिया के द्वारा ही कहीं न कहीं, इस भ्रंशन की क्रिया के द्वारा ही क्या होता है आपका, क्या देखने को मिलेगा आपको, झीलों का निर्माण भी आपको देखने को मिलता है। क्या होगा, झीलों का निर्माण आपको देखने को मिलेगा। विभिन्न प्रकार की झीलें जो है पृथ्वी के मतलब जो अंडरग्राउंड हुआ करती थी,
उस जो वाटर वो होगा वो वाला निकल करके बाहर आएगा कहीं न कहीं, और झीलों का निर्माण होगा, क्योंकि पृथ्वी की सतह जब तत्कालीन समय में उतनी मोटी नहीं हुआ करती थी, जल्द ही जो है वाटर का मतलब फ्लो हो जाता था। और विभिन्न प्रकार की जो आपकी जो झीलें हुआ करती हैं, झीलें विभिन्न बड़े क्षेत्रों पर हुआ करती हैं, आपको पता है। उन झीलों से कहीं न कहीं जो अगर ये झील इतनी बड़ी मात्रा में है तो इसके यहाँ जो वाटर आपका भरा हुआ है, जो पानी भरा हुआ है इस क्षेत्र में, जिस पानी के कारण क्या होगा, यहाँ पर वाष्पीकरण की क्रिया जो है आपको दिखाई देगी। आवाज कुछ ज्यादा ही आ रही है। ये जो झील है आपकी, मान लिया ये आपकी झील है, तो इस झील में क्या होता है, ये झील है, इसका जो क्षेत्रफल होता है काफी बड़ी मात्रा में होता है। इस झील में क्या होगा, कहीं न कहीं सूर्य की किरणें आएंगी और सूर्य की किरणों के द्वारा कहीं न कहीं ये जो भाप के रूप में ये जो वाटर होगा कहीं न कहीं ज्यादा ऊपर उठ करके जाएगा। तत्कालीन समय में पोटाशियम जो के की मात्रा होती है, उसकी मात्रा यहाँ पर पृथ्वी पर हुआ करती होगी ज्यादा। पोटास जो है धीरे धीरे इन झीलों में इकट्ठा होगा और इन झीलों के द्वारा यहाँ पर जो है इनकी तली में जब ये जो वाटर होगा वो सूख करके धीरे धीरे चला जाएगा, तो यहाँ पर निक्षेपों का निर्माण हो जाएगा और झीलों में जो है आपका निक्षेप जो होगा पोटेशियम वाला इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर निक्षेपों का निर्माण हो जाएगा और निक्षेप जो है आपका इकट्ठा होकर के आपको दिखेगा। तो हम बात कर रहे थे आपके झीलों में पोटासिक जो निक्षेप होगा उसकी इकट्ठा हो जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं आपके झीलों में पोटास युक्त निक्षेप इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि वहां पर वाष्पीकरण हो रहा है आपका। ठीक है, तो निक्षेप एकत्रीकरण होने में आपका टाइम थोड़ी ना लगेगा, क्योंकि वो जो जैसे ही वाटर खत्म होगा तो आपका क्या हो जाएगा, निक्षेप यहाँ पर उसका इकट्ठा होगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कि झीलों में पोटासिक निक्षेप तो इकट्ठा हो गया, उसके बाद में क्या हुआ, विभिन्न प्रकार के भूगर्भिक हलचलों के द्वारा विभिन्न पर्वतों का भी निर्माण हुआ यहाँ पर। उन पर्वतों में कौन कौन से पर्वत हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। और ये पर्वत हैं आपके तिएन सांग, नाम है इसका तिएन नाहे सान। ये पर्वत का नाम आपने सुना है। एक नाम है पर्वत का अल्ताई, तथा अपलेशियन पर्वत का निर्माण इस काल में हो रहा है, इस पीरियड में, परमियम काल में। तथा अपलेशियन पर्वत का निर्माण जो है देखने को मिलेगा भूगर्भिक हलचलों में। भूगर्भिक हलचलें भी तो हो रही ना हर काल में, पर्वतों का निर्माण अभी हो रहा है। ये आपको दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, तो अपलेशियन पर्वत और आपका अल्ताई है और तिएनसान, इन पर्वतों का निर्माण जो है आपका इसी टाइम पीरियड में हो रहा है। पहले जो है काल जो महाकल्प का अंतिम ये कल्प हुआ करता था, परमियम काल, और भूगर्भिक क्रियाओं के कारण बासजीस पर्वत, फॉरेस्ट पर्वत, ये जो ब्लॉक माउंटेन हुआ करते थे इनका निर्माण होता है। भ्रंशोत पर्वतों का निर्माण होता है, ये भ्रंशोत पर्वत हुआ करते थे। इसी के अंतर्गत भ्रंशन की क्रिया के द्वारा झीलों का निर्माण होगा और झीलों से जो है आपका निक्षेप इकट्ठा होगा आपका पोटेशियम का। इसी के अंतर्गत आपका तिएन सांग, अल्ताई और आपके अपलेशियन पर्वत कहीं न कहीं इनका जो है निर्माण आपको देखने को मिलेगा। अब जो जलवायु की घटना है वो भी यहीं से जुड़ी हुई है। अब आपको वर्तमान में आप लोग देख पाते होंगे कि जो जलवायु परिवर्तन है ना, तो इस जलवायु में परिवर्तन तत्कालीन समय में भी हुआ था। कब? लगभग 28 करोड़ वर्ष पूर्व, मतलब 25 करोड़ वर्ष पूर्व मान लीजिए। जलवायु ऐसे लिखिए आप, जलवायु में परिवर्तन के कारण होता क्या है, जलवायु में परिवर्तन हुआ और जलवायु परिवर्तन के कारण जो है आपके कहीं न कहीं वृक्षों में कमी आ जाती है।
वृक्षों में कमी आ जाएगी। अब जो है वर्तमान का टाइम पीरियड है, यहाँ से जुड़ रहा है कि नहीं आप लोगों को पता है? आज का जो टाइम पीरियड है आपके परमियम काल से जुड़ रहा है, डायरेक्ट लिंक हो रहा है ना। वर्तमान में भी जलवायु परिवर्तन की घटना आपको ग्लोबल वार्मिंग दिख रही है ना, बड़े स्तर पर दिख रही है ना। तो इसी टाइम पीरियड में भी जलवायु में परिवर्तन होने के कारण भी जो आपके वृक्ष हैं उनमें कमी आ रही है। वृक्षों में कमी का कारण यहाँ पर भी आपका जो है जलवायु परिवर्तन ही है। और अब भी क्या है, अब भी जो है जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग का जो टॉपिक रहता है हमेशा एनवायरनमेंट में जो रहता है, एनवायरनमेंट से संबंधित, वो ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक हमेशा के लिए इम्पोर्टेंट रहता ही रहता है। अब देखिए जलवायु में परिवर्तन होने के कारण जो है शुष्कता, देखिए अब ऐसे ही पेड़ों का निर्माण होगा ना जो शुष्कता सहन कर सके। जब मौसम की घटनाएं, मतलब वो मौसमी घटनाएं जब शुष्क होने लगेगी तो ऐसे पौधों का निर्माण होने लगेगा ना। शुष्कता तथा पाला सहनशील युक्त पौधों का निर्माण होना स्टार्ट हो जाएगा। पाला सहनशील पौधों का जो है निर्माण होगा, यहाँ पर पौधों का विकास होगा। क्या होगा? पौधों का विकास होगा। इनमें पाला जो है सहन करने की क्षमता होगी और शुष्क जो मतलब सूखा है, सूखे को सहन करने की भी इनमें क्षमता आ जाएगी। कहीं न कहीं अब यूरोपीय कंट्रीज में देखते हैं जहाँ पर वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है, वहां पर क्या होता है, ये जो वृक्ष होते हैं तो कहीं ना कहीं शुष्कता को झेलते हैं। और जहाँ मरुस्थलीय इलाकों में आपको पता होगा कि ये जो हुआ करता है, मतलब मरुस्थलीय इलाकों में जो पेड़ पौधे हुआ करते हैं वो शुष्कता को बहुत झेलते हैं। जहाँ पर पाला गिरता है, पाले वाले क्षेत्रों में शंकुधारी वन इसीलिए विकसित होते हैं। तो इस प्रकार के वृक्षों का भी यहाँ पर पौधों का अब जो है विकास जो है होगा। अब जो स्थलीय प्रजातियां हैं, पर्मियम काल में स्थलीय व जलीय प्रजातियों में भी वृद्धि हो रही है। जलीय प्रजातियों में वृद्धि हो रही है, जो प्रजातियां हैं अलग अलग टाइप की प्रजातियां बन रही हैं, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो जलीय व स्थलीय प्रजातियों में जो है उनके विस्तार में वृद्धि होगी, विकास होगा। और इसी टाइम पीरियड में विभिन्न प्रकार के कीड़ों का विकास होता है। विभिन्न प्रकार के कीड़ों का विकास जो है इसी टाइम पीरियड में आपको देखने को मिलेगा। इंसेक्ट्स का निर्माण होगा, कीड़ों का विकास, इंसेक्ट्स, ठीक है, इनका विकास भी इसी टाइम पीरियड में हो रहा है। विभिन्न प्रकार के कीड़े आपको देखने को मिलेंगे। और जो जलीय जीव होंगे, अब जो है जलीय जीवों की संख्या में कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि आपके कहीं न कहीं स्थलीय जीवों में वृद्धि देखने को मिल रही है। तो जलीय प्रजातियां तो मतलब हो रही, माफ कीजिए, स्थलीय प्रजातियों में वृद्धि और विकास होगा। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग बदलेंगे। जलीय जो प्रजातियां हैं, स्थलीय प्रजातियां हैं, उनमें विकास होगा और वृद्धि भी होगी। और जो जलीय प्रजातियां हैं, जलीय प्रजातियों में आपको कमी नजर आएगी, माफ कीजिए, व जीवों में कमी, जीवों में जो है आपको कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, इनमें कमी कहीं न कहीं नजर आएगी आपको। तो आज की क्लास को यहीं तक रखें, मेरे हिसाब से टाइम भी ठीक ठाक हो गया होगा। और 3 कालों को मैंने इसमें पढ़ाया है, उसमें आपको याद रखना है। विशेषताएं बहुत ज़्यादा जरूरी, मतलब इम्पोर्टेंट जो है वो मैंने लिखवाई है। बाकी आपका इसमें जो है विकास तो विभिन्न चीज़ों का भी होता है,
लेकिन ये जो महत्वपूर्ण है ज्योग्राफिक दृष्टिकोण से, उसको ही मैंने आपको बताया है। तो आज की क्लास यहीं तक रखें, और फिर अगली क्लास जो होगी टाइम पीरियड, काल के टाइम पीरियड में, उसमें हम लोग अगली क्लास में उसको देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग क्लास को करते रहिए। जैसे हमारी तबीयत रिकवर हो जाएगी, हम आपको जो है क्लास प्रॉपर वे में तीनों क्लासेस आपको देना स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए आपकी एक 10 से 11 के बीच में आसपास वो मॉर्निंग वाली क्लास होगी, और इधर 6 से 7 के बीच में ये इवनिंग की क्लास होगी। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।